नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी यानी रॉकेट प्रौद्योगिकी से रिलेटेड बहुत सारी शब्दावलियों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इसमें हम देखेंगे साउंडिंग रॉकेट से लेकर स्क्रैमजेट, रैमजेट तक के सफ़र के बारे में इसमें हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि फ्यूल, रॉकेट में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, रॉकेट प्रोपेलेंट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी में आए तो आता है साउंडिंग रॉकेट। यहाँ से शुरुआत होती है रॉकेट की। ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि अपने साइंस का जो सिलेबस है मेंस का, उसमें सीधा सीधा लिख रखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारतीयों का क्या क्या अचीवमेंट है। तो ये अचीवमेंट अपने हैं, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। तो साउंडिंग रॉकेट सबसे पहले आ जाते हैं कि साउंडिंग रॉकेट्स होते क्या है। साउंडिंग रॉकेट देखिए एक अलग ही प्रकार के, विशेष प्रकार के ये रॉकेट होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक उपकरणों को पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी ऐसा रॉकेट जिनको पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में कुछ अगर हमें भेजना हो, कोई वैज्ञानिक उपकरण, तो इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। ये रॉकेट वायुमंडलीय परिस्थितियों, खासकर से अगर हम देखें, माफ कीजिएगा, जैसे कि आयनोस्फीयर की बात करें हम, और आयनोस्फेरिक फिनोमिना जो होता है, आयनोस्फेरिक आयन मंडल जो होता है ना, आपने आयन मंडल ये आप पता ही होंगे, आपको कितने सारे मंडल हैं, है ना। तो आयन मंडल हो गया, उनमें जो घटनाएं होती है उसके बारे में, और भी अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई घटनाएं होती है, कोई कारक होते हैं, उनके अध्ययन के लिए कोई वैज्ञानिक उपकरण भेजने के लिए इन साउंडिंग रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए सब ऑर्बिटल रॉकेट्स होते थे। अब आपको ये पता होगा कि सब ऑर्बिटल रॉकेट्स क्या होता है। अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। सब ऑर्बिटल रॉकेट्स क्या होते हैं? ये वो वाले रॉकेट होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा में जाकर किसी उपग्रह को स्थापित नहीं करते हैं या खुद पृथ्वी की कक्षा में नहीं जाते हैं, बल्कि ये सिर्फ ऊपरी अंतरिक्ष में जाके, बाह्य अंतरिक्ष में जाके वापस आ जाते हैं। यानी किसी कक्षा में नहीं जाते हैं, कक्षा में से बाहर ही वापस आ जाते हैं। यानी एक बार अंतरिक्ष में गए और वापस लौट आए। आमतौर पर 30 से लेकर 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं। और साउंडिंग रॉकेट जो है, इनसे जो डेटा प्राप्त होता है वो वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अब साउंडिंग रॉकेट्स की अगर हम विशेषताओं पर आ जाएं, तो एक तो इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य वही है, वायुमंडलीय शोध करना इनका उद्देश्य मुख्यतया होता है। कि वायुमंडलीय जो परतें हैं, जैसे कि हम देखें आयनोस्फीयर है, फिर वायुमंडल में जो कॉस्मिक किरणें होती हैं, कॉस्मिक रेज जिन्हें कहते हैं, सौर विकिरण होता है, सोलर रेडिएशन। मैं ये हिंदी और इंग्लिश में क्यों लाया हूँ? क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बड़ी ही कलिष्ठ ये यहाँ पर इनमें शब्दावली होने वाली है। अगर आप इसका शुद्ध हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको जहां तक संभव हो सका है इनका हिंदी में अनुवाद लेके आया हूँ, और साथ साथ इंग्लिश भी लेके आया हूँ, ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए, है ना। अगर आपको इसको एग्जाम में आयनोस्फीयर भी लिख देते हैं ना, तो भी आपका कोई नंबर नंबर वहां पर कटने वाला नहीं है। कॉस्मिक किरणें ही लिख देते हैं तो भी आपका कोई, ब्रह्मांडीय किरणों के बजाय कॉस्मिक रेज लिख देते हैं या कॉस्मिक किरणें लिख देते हैं, तो आपको कोई नंबर काटने वाला नहीं है। अब इनकी संरचना क्या होती है? तो ये जो साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं, ये इनमें होता है सॉलिड प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट के अभी हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तीन तरीके के प्रोपेलेंट होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, क्रायोजेनिक होता है। तो इनमें इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड प्रोपेलेंट। और आमतौर पर ये एक चरण से लेकर दो चरण के बीच में होते हैं। यानी जो रॉकेट होंगे इनमें स्टेजेस हैं वो एक से लेकर दो या इस प्रकार की स्टेजेस इनमें होती हैं। अब आप ये जानेंगे कि पेलोड्स कितना ले जा सकते हैं ये, या पेलोड का मतलब कितना भार ये पृथ्वी से ऊपरी वातावरण में या ऊपरी अंतरिक्ष में, बाह्य अंतरिक्ष में लेके जा सकते हैं। तो ये 8 केजी से लेकर 100 केजी तक का सामान जो है वो ले जा सकते हैं। तो बहुत कम है ना। देखिए 100 किलो से ले जा पा रहे हैं तो बहुत कम है। यानी साउंडिंग रॉकेट जो है नया नया ही, या आप समझो कि यहीं से रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत ही होती है। तो ये बहुत कम अभी इनकी दक्षता होगी, बहुत कम ये वजन ले जाने में सक्षम होंगे, है ना। जैसे कि ये कुछ जो उपकरण ले जा सकते हैं वो वायुमंडल के आयनोस्फीयर और सौर विकिरण का अध्ययन करने के लिए वो जरूरी होते हैं। ठीक है। अब साउंडिंग रॉकेट जो है, इनका विकास शुरुआत में कहाँ हुआ? तो सबसे पहले इसका विकास जो है वो 1960s में फ्रांस और रूस जो है, इसका जो है उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, है ना। तो यूएसएसआर और जो फ्रांस है, इन्होंने जो है इसकी शुरुआत में इसकी खोज करी थी। साउंडिंग रॉकेट तकनीक का विकास इन्होंने सबसे पहले शुरुआत इन्होंने करी थी। जैसे M100 करके रॉकेट बनाया था रूस ने, और सेंटायर करके बनाया था किसने? फ्रांस ने। और इन्होंने फिर अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नींव रख दी। और उसके बाद में देखिए आज तो हम कहां पर आ गए? क्रायोजेनिक पे आ गए हैं, स्क्रैमजेट, रैमजेट पे आ गए हैं, है ना।
भारत का कौन सा पहला हुआ करता था? तो देखिए एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी इस पर लिया है, उसमें मैंने बताया है कि भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट जो है वो हमने 1963 में लॉन्च कर दिया था। और कहां से किया था? तो थुम्बा। थुम्बा कहाँ है? तो केरल में है ना। तो पहला साइन जो हुआ करता था अपना साउंडिंग रॉकेट, उसका नाम क्या था? तो RH-500। किसी एग्जाम में मैंने देखा था कि ये पूछ लिया था कि पहला साउंडिंग रॉकेट जो है उसका नाम क्या था। तो इस प्रकार के यूपीएससी भी आजकल ज़्यादा फैक्ट्स पे ध्यान दे रही है। अगर आप पीसीएस वगैरह भी अगर आप देते हैं तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, 1963 में ही हमने ये लॉन्च कर दिया था। फिर हम आ जाते हैं रोहिणी साउंडिंग रॉकेट पर, RH-500। अब हमारा जो है यहाँ पर नया प्रोग्राम शुरू हो गया, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम, है ना। ये भारत में रोहिणी साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम की स्थापना कर दी गई थी 1975 में ही हमारी ये कर दी गई थी। अब मैंने आपको तब ये भी बताया था कि जो हमने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था आर्यभट्ट, वो भी इसी वक्त हमने किया था। तो ये रोहिणी साउंडिंग रॉकेट की जो है यहाँ पर शुरुआत कर दी जाती है 1975 में। और इन्होंने क्या किया कि भारतीय साउंडिंग रॉकेट गतिविधियों को इसने एकीकृत कर दिया और वायुमंडलीय जो वायुमंडल जो है उसका अध्ययन और आयनोस्फीयर का महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन करना यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है। अब आप कहोगे सर बार बार आप आयनोस्फीयर या आयन मंडल की ही क्यों बात कर रहे हैं? देखिए जब हम संचार जो उपकरण है उनका इस्तेमाल करते हैं तो ये संचार जो है ये होता किस वजह से है? तो आयन मंडल जो है वहां पर ये टकराकर वापस लौटती है किरणें और उन्हीं वजह से जो विकिरण वापस आता है उसी वजह से संचार संभव हो पाता है। इसलिए आयन मंडल का अध्ययन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। अब ये जो रोहिणी रॉकेट साउंडिंग सिस्टम था, ये साउंडिंग रॉकेट था, ये इसका पेलोड वगैरह कितना हो सकता था? तो वही 8 किलो से लेकर ये 100 किलो तक हो सकता था, क्योंकि ये भी तो एक साउंडिंग रॉकेट सिस्टम ही तो हुआ करता था। बाकी सारी चीजें साउंडिंग रॉकेट वाली है। ठीक है, अब आ जाएगी रॉकेट ईंधन और प्रोपेलेंट क्या होते हैं, यानी फ्यूल जो है वो क्या डलता होगा रॉकेट में। जैसे अगर हम देखें सर, कार में पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है ना, गैस जो है वो एलपीजी वगैरह, सीएनजी वगैरह, माफ कीजिएगा सीएनजी वगैरह से डलती है। तो क्या रॉकेट में ऐसा कौन सा ईंधन है, कौन सा ईंधन डलता होगा, इसमें कौन सा फ्यूल डलता होगा, फिर ये प्रोपेलेंट क्या होते होंगे, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो खास तौर से जो सॉलिड यहाँ पर प्रोपेलेंट हुआ करता था, सॉलिड फ्यूल जिसे हम कहते हैं, वो हुआ करता था, वो था यूडीएमएच। मैंने एक एग्जाम में देखा था कि ये इसका नाम भी पूछ लिया था कि सॉलिड जो फ्यूल हुआ करता था, सॉलिड प्रोपेलेंट, उसका नाम क्या था, है ना। तो उसका नाम था यूडीएमएच। फुल फॉर्म है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन। अगर आपको इतना बड़ा नाम याद रह जाता है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं है तो यूडीएमएच तो आपको याद रख ही लेना है, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन। और साथ ही साथ इसको मिक्स किया जाता था किसके साथ में? नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के साथ, N2O4, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के साथ इसको मिक्स किया जाता था और फिर इसका इस्तेमाल किया जाता था साउंडिंग रॉकेट में। क्योंकि साउंडिंग रॉकेट जो है वो सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड हुआ करते थे। किसके ऊपर बेस्ड होते थे? सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड ये हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें यूडीएमएच और ये जो N2O4 है, इन दोनों को एक जगह मिलाकर ही इनको फिर बर्न किया जाता था, कंबशन इनका हुआ करता था। अब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ना, ये बहुत ज्यादा पर्यावरण को दूषित करने वाले हैं, बहुत ज्यादा विषैले हैं, है ना। इसलिए इनको डर्टी कोम्बो भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डर्टी कोम्बो भी कहा जाता था। अगर देखिए शुरुआत यहां से हुई, भविष्य कहां तक है? तो भविष्य है लिक्विड मिथेन की ओर। कहां पर? तरल मिथेन की ओर जो है हमारा भविष्य है, वहां तक हम जाएंगे। अब जो क्रायोजेनिक जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसमें लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन तो हमने इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया, मगर अब हम जा रहे हैं कहां पर? भविष्य में जाएंगे जो लिक्विड मिथेन है उस तरफ हम जा रहे हैं। लिक्विड मिथेन जो होगी वो उसको बहुत ही कम तापमान पर रखा जाना संभव हो पाएगा और ये बहुत ज़्यादा दक्ष होगी। क्रायोजेनिक इंजन जो है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये प्रोपेलेंट क्या होते हैं, इन प्रोपेलेंट के प्रकार क्या होते हैं, है ना। तो प्रोपेलेंट एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर होते हैं जिन्हें जलाकर रॉकेट को प्रेरित किया जाता है ना। प्रणोदन इससे मिलता है, थ्रस्ट इससे मिलता है ना। जब लॉन्च करते हैं तो जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है ना तो वो इन्हीं प्रोपेलेंट की वजह से ही जाता है। तो प्रोपेलेंट क्या हो गया? इसमें एक तो हो जाता है ईंधन फ्यूल, प्लस इसमें ऑक्सीडाइजर मिला दिया जाता है। अब आप कहोगे सर ऑक्सीडाइजर, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, ऑक्सीडाइजर का क्या काम है? तो ऑक्सीडाइजर जलाने के काम आता है। बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के तो वो जलेगा नहीं, तो ऑक्सीडाइजर जो है वो काम आता है उस फ्यूल को जलाने के लिए। जैसा कि अगर हम मुख्य प्रकार के प्रोपेलेंट देखें तो सबसे पहले आ जाता है तरल प्रोपेलेंट, है ना, लिक्विड प्रोपेलेंट आ जाता है ना। सॉलिड प्रोपेलेंट हमने देख लिया कि एक में ही मिला देते हैं। जो लिक्विड प्रोपेलेंट है इसमें क्या होता है?
फ्यूल को और ऑक्सीडाइजर इन दोनों को अलग अलग लिक्विड रूप में अलग अलग स्टोर किया जाता है। जैसे कि इसमें देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर फ्यूल है और यहां पर ऑक्सीडाइजर है, दोनों लिक्विड फॉर्म है और दोनों को अलग अलग टैंक में यहां पर संग्रहित किया गया है, स्टोर किया गया है। बाद में देखिए इस तरफ से आ रहा है ऑक्सीडाइजर, पेन चेंज कर लूं, यहां से आ रहा है देखिए ऑक्सीडाइजर और यहां से देखिए क्या आ रहा है, ये फ्यूल आ रहा है और दोनों इस कंबशन चैम्बर जो है यहां पर जल रहे हैं और यहां से फिर इस नोजल जो है बड़ा ही सकरा मुंह का ये नोजल होता है, यहां से एग्जॉस्ट है बहुत ही तेज गति से बाहर ये निकलती है ये गैस और इसकी वजह से ही फिर ये रॉकेट आगे की तरफ जाता है। किस सिद्धांत पर आधारित है ये तो आपको ऑलरेडी पता ही। तो ये हो गया लिक्विड प्रोपेलेंट, समझ आएगा आपके बात, जिसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों को लिक्विड फॉर्म में अलग अलग जगह पर स्टोर किया जाता है, फिर दोनों को कंबशन चैम्बर में इनको जलाया जाता है और उसकी वजह से फिर जो है वो प्रणोदन होता है और आगे की तरफ जाता है रॉकेट। फिर एक होता है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट। क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट क्या होगा, क्रायो का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा, जैसे क्रायोस्फीयर होता ना, यूपीएससी ने क्रायोस्फीयर पर भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, लोगों को समझ में नहीं आया कि क्रायोस्फीयर होता क्या है। तो क्रायोस्फीयर मतलब बहुत ज्यादा ठंडा वाला ऐसा क्षेत्र जो है वो होता है क्रायोस्फीयर, जैसे जहां पर बर्फ जमी होती है ना वो। तो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट क्या हो गया, जो अत्यधिक कम तापमान पर जो प्रोपेलेंट होता है वो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट, और वो तरल रूप में होगा बहुत ही कम तापमान पर, क्योंकि ऐसा प्रोपेलेंट जो है इसको लिक्विड रूप में रखने के लिए बहुत ही कम तापमान पर रखना होगा। और इसमें होता क्या है, तो लिक्विड हाइड्रोजन और साथ साथ लिक्विड ऑक्सीजन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन जो क्या है ये तो ऑक्सीडाइजर है और लिक्विड हाइड्रोजन जो है इसका इस्तेमाल, और भविष्य में कहा जाएंगे हम लिक्विड मीथेन पर। तो ये हमने देखा लिक्विड प्रोपेलेंट क्या होता है, क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट क्या होता है। क्रायोजेनिक मतलब बहुत ही कम तापमान पर इसको रखा जाएगा, माइनस 265 या 275 ऐसे डिग्री के आसपास इसको रखा जाएगा, आप सोचिए कितना, ठीक है। फिर एक है सॉलिड प्रोपेलेंट, जो शुरुआत हमारी कहां से हुई थी, शुरुआत हमारी हुई थी सॉलिड प्रोपेलेंट से ही हमारी शुरुआत होती है। तो सॉलिड प्रोपेलेंट में क्या हो गया, इसमें दोनों जो है, जो फ्यूल है प्लस जो ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीडाइजर किसने जलाने के काम आता है, इन दोनों को एक ही जगह स्टोर कर दिया जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देखिए, यहां पर देखिए सॉलिड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों को एक ही जगह पर डाल दिया गया, फिर यहीं पे ये बर्न होता है और फिर ये जो है प्रणोदन होता है और आगे की तरफ रॉकेट चलता है। तो ये सॉलिड प्रोपेलेंट, तो और ये क्या था UDMH है ना, प्लस N2O4, ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता दूँ, ये आपको UDMH इतना याद रह जाए वही भी बहुत है ना। फिर एक होता है हाइब्रिड प्रोपेलेंट। हाइब्रिड प्रोपेलेंट जो है ये ठोस और तरल प्रोपेलेंट का एक संयोजन होता है, जो दोनों प्रकार के प्रोपेलेंट के फायदे प्रदान कर सकता है। तो वो हो गया हाइब्रिड प्रोपेलेंट। तो हमने देख लिया सॉलिड प्रोपेलेंट, हमने देख लिया लिक्विड प्रोपेलेंट और हमने देख लिया क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट। ये तीन प्रकार के प्रोपेलेंट मुख्यतः हमने देख लिए। फिर आ जाते हैं क्रायोजेनिक इंजन पर। बहुत देर होगी क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या हो गया कि बहुत ही कम तापमान पर यहाँ पर जो उसका इस्तेमाल किया जाएगा, किसका, फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, वो इस प्रकार का जो इंजन होता है वो क्रायोजेनिक इंजन होता है। इसमें क्या होगा, तो लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये क्रायोजेनिक इंजन है, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन यह है जो कि ऑक्सीडाइजर है जो जलाने के काम आएगा, और लिक्विड हाइड्रोजन है ये है मेन फ्यूल, है ना। इनको लिक्विड फॉर्म में रखा जाएगा, माइनस 275 डिग्री के आसपास इनको रखा जाता है, ठीक है। और फिर ये इसका इस्तेमाल होता है रॉकेट में, और फिर इनकी वजह से वहां पर जो आंतरिक दहन होता है और इससे जो है प्रणोदन प्राप्त होता है रॉकेट को, है ना। ये बहुत ही ज्यादा कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, एफिशिएंट होते हैं सॉलिड और लिक्विड की तुलना में। सॉलिड से ज्यादा लिक्विड एफिशिएंट है और लिक्विड से ज्यादा क्रायोजेनिक एफिशिएंट हो जाता है। तरल ऑक्सीजन का ये इस्तेमाल करता है और तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है ना। ये इंजन अत्यधिक कुशल होते हैं और उच्चतर थ्रस्ट प्रदान करते हैं, जिससे भारी पेलोड को उच्च कक्षाओं में भेजने में मदद मिलती है। अगर हाई अर्थ ऑर्बिट में जाना हो, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाना हो, तो वहां पर जाने के लिए इस क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तो GSLV अपना जो लॉन्च व्हीकल है उसमें इस्तेमाल किसका होता है, इसी का होता है ना। इसका लाभ क्या हो गया, एक तो इससे जो है वो इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, वजन अनुपात जो है वो इससे बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस टू वेट रेशियो इसमें बढ़ जाता है, ठोस रॉकेटों की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर होता है, और जो इन्हें उन्नत अंतरिक्ष अभियानों के लिए उपयुक्त बना देता है। एडवांस स्पेस मिशन के लिए जाना हो तो वहां पर इस्तेमाल होगा यही क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, और क्रायोजेनिक ये जो फ्यूल होगा प्रोपेलेंट होगा वो, ठीक है। अब आ जाता है एक एयर ब्रीदिंग इंजन। क्या एयर ब्रीदिंग इंजन क्या होते हैं, देखिए अब तक जो हमने पढ़ा उस इंजन में क्या, उस जो इंजन था रॉकेट का उसमें इस्तेमाल क्या हो रहा था, एक हो रहा था फ्यूल प्लस एक हो रहा था ऑक्सीडाइजर।
अब इस ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल, इसका यूज क्या है? इसका यूज सिर्फ है कि फ्यूल को जलने में मदद करता है, और इसको अलग से स्टोर करके रखना पड़ा था, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन है ना, तो ऑक्सीजन जो लिक्विड है वो सिर्फ ऑक्सीडाइजर का काम करेगी हाइड्रोजन को जलाने में, है ना। तो लिक्विड ऑक्सीजन है, इसको अलग से भरना पड़ रहा है, तो बोझ तो इंजन पे बढ़ ही रहा है ना, इससे क्या उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो क्यों ना एक ऐसा इंजन बना दे जो ऑक्सीजन को वातावरण से ही ले लें, ऑक्सीजन को यहाँ स्टोर करने की जरूरत ना हो, वो ऑक्सीजन को वातावरण से ऑलरेडी ले ले, ऐसा इंजन बना देता हूं। तो वही है एयर ब्रीथिंग इंजन, वही होता है जो प्रणोदन प्रणालियां हैं, ऐसी प्रणोदन प्रणालियां जो वातावरण से ऑक्सीजन का उपयोग करके ईंधन को जलाती है, और मुख्य रूप से ये हवाई जहाज है और उच्च गति के वाले वाहन होते हैं, इनमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो एयर ब्रीथिंग इंजन होते हैं उनमें जैसे टर्बोजेट इंजन आ गया, टर्बोप्रॉप इंजन है, रामजेट इंजन है, पल्स जेट इंजन इनमें आ जाते हैं। देखिए ये इंजन है, इसमें क्या हो रहा है, ये रॉकेट देखिए इस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना। तो यहां से इसके आगे से देखिए ये ऑक्सीजन यहां पर अंदर आती जा रही है, और फिर इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया जाता है यहां पर बर्न करने के लिए, कंबशन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऑक्सीडाइजर अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो जितने ऑक्सीडाइजर रखना था उससे ज्यादा अब उसकी तुलना में हम वहां पर सामान रख सकते हैं, तो भार जे ज्यादा ले जाया जा सकता है ना। तो वायु श्वसन इंजन, अगर शुद्ध हिंदी में तो वायु श्वसन, और वैसे लिखना तो आपको एयर ब्रीदिंग भी लिख दोगे तो भी चलेगा। यहां पर रामजेट इंजन आ जाता है, एक तो क्या जाता है रामजेट, या इसे कहते हैं रैमजेट इंजन, और भी शुद्ध तो रैमजेट इंजन ये होता है। तो रैमजेट इंजन एक प्रकार का एयर ब्रीदिंग इंजन है जो बिना घूमने वाले कंप्रेसर के द्वारा इनकमिंग हवा को, जो हवा आ रही है उसको संपीड़ित कर लेता है, कंप्रेस कर लेता है, और ये इंजन सुपरसोनिक गति पर भी अत्यधिक प्रभावी होता है। सुपरसोनिक गति है, अगर सुपरसोनिक हाइपरसोनिक क्या होता है वो भी आगे जानेंगे। अगर सुपरसोनिक का भी आप चलिए मान के चलिए कि आप जो साउंड होता है उसकी स्पीड से भी ज्यादा तेज अगर कोई चल रहा हो, सुपरसोनिक वो होता है ना। तो उस गति पर भी ये जो है वो ऑक्सीजन को ले सकता है और फिर उसका इस्तेमाल कर सकता है। एक होता है स्क्रैमजेट इंजन, तो स्क्रैमजेट जो है वो तो रैमजेट से भी ज्यादा उन्नत इंजन होता है, और ये तो उससे भी ज्यादा गति पर अगर चल रही है, जैसे ये सुपरसोनिक पर था तो ये अगर हाइपरसोनिक पर भी चल रहा हो तो भी स्क्रैमजेट जो इंजन है वो ऑक्सीजन को ले सकता है और ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करके और कंबशन का काम कर सकता है, फ्यूल को जलाने में उपयोग उसका किया जा सकता है। तो स्क्रैमजेट इंजन जो है वो तकनीकी प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेटर और हाइपरसोनिक तकनीकी प्रदर्शन वाहन जो है उनमें इस्तेमाल किया जाता है ना। यहाँ पर देखिए कंप्रेशन हो रहा है, फिर यहाँ पर जलन हो रही है, और यहाँ पर एक्सपेंशन फिर हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर ये होता है इस प्रकार से रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन में। तो स्क्रैमजेट जो है वो रैमजेट का भी उन्नत संस्करण माना जाता है, ठीक है। एक है ड्यूअल मोड रैमजेट इंजन। ड्यूअल मोड रैमजेट इंजन क्या है कि ये ऐसा इंजन है जो रैमजेट और अगर जरूरत पड़ी तो स्क्रैमजेट का भी काम करने लग जाता है। किसका? रैमजेट मतलब जो सुपरसोनिक पे स्पीड पे काम कर रहा है, और अगर जरूरत पड़ी तो वो स्क्रैमजेट इंजन के रूप में भी काम करने लग जाता है। तो ऐसा इंजन जो होता है वो होता है ड्यूअल मोड रैमजेट इंजन, जो रैमजेट के साथ साथ स्क्रैमजेट इंजन का काम भी कर सकता है, जो मैक 4 से लेकर मैक 8 जो की गति के बीच भी काम कर सकता है। ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक दोनों में जो है कंबशन कर सकता है, वो फ्यूल को जलाने में मदद कर सकता है। ये होता है ड्यूअल मोड रैमजेट इंजन, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पर गति। देखिए यहाँ पर ये जो मैच मच लिखा हुआ ना, इसको आप कर लेना मैक कर लेना, क्या कर लेना मैक, है ना। तो मैक नंबर और स्पीड क्या होती है? तो मैक संख्या एक वस्तु की गति को ध्वनि की गति के सापेक्ष मापने का तरीका है, कि ध्वनि की गति की तुलना में कितनी स्पीड चल रहा है वो नापने के लिए मैक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसोनिक हो गया वो है 0.8 मैक। मैक का मतलब हो गया ध्वनि की गति, है ना। तो ध्वनि की गति से अगर कम चल रहा है, 0.8% पे चल रहा है, तो उसे सबसोनिक कह देते हैं। अगर वो 0.8 से लेकर 1.2 यानी कि ध्वनि की गति के 1.2 गुना तक चल रहा है तो उसे ट्रांससोनिक कह देते हैं। सुपरसोनिक किसे कहते हैं? जो ध्वनि की गति के लगभग 5 गुना तक चलता है, यानी 5 मैक तक जो स्पीड से चल सकता है ध्वनि की गति के, उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक क्या होगा? जो 5 से लेकर 10 मैक तक की स्पीड ग्रहण कर सकता है, उसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक। और हाई हाइपरसोनिक क्या हो गया? जो 10 मैक से लेकर 25 मैक तक की स्पीड जो है वो प्राप्त कर सकता है, उसे कहते हैं हम हाई हाइपरसोनिक, जो भी वो, ठीक है। ये होता है हाई हाइपरसोनिक इंजन या हाई हाइपरसोनिक स्पीड जो है उसे हम कहेंगे। तो ये हमने देख लिया मैक वगैरह के, आपको बार बार आ रहा होगा कि मैक वगैरह ये क्या होता है। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।